Hi everyone, warm welcome to the Literature Lok. I'm नेहा सिंह। चलिए आज हम करने वाले हैं जॉन मिल्टन के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। माय डियर, मैंने जो है आपको 20 क्वेश्चंस करा दिए थे और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये मैं आपको यूथ बुक से कंप्लीट करा रही हूँ। जो यूथ की प्रीवियस ईयर की बुक आती है उससे कंप्लीट करा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल वरी मत होइए, पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगी, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपके पास है तो आप रिवीजन के तौर पे यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए 21 से हम स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स डज मिल्टन रीगेन्ड कंसिस्ट ऑफ। यानी कि हाउ ये जो पैराडाइज रीगेन है इसमें कितनी बुक्स हैं। मैं पेन ले लेती हूँ। ये आपसे पूछा जा रहा है बुक के नंबर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3, बी यानी कि 8, सी 4 और डी 10। चलिए कमेंट करिए फटाक से। आप लोग मेरे साथ साथ अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। आपको आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। एलिमिनेशन के थ्रू करिए, लेकिन करिए। उससे क्या होगा, आप एक एक्टिव लर्नर की तरह लर्न करेंगे। इसकी वजह से आप कभी भूलेंगे नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 बुक। अब देखिए अगर आपने इस बुक का पूरा टाइटल याद कर लिया है तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि इसमें कितनी बुक्स हैं, क्योंकि आप इसका पूरा टाइटल देख लीजिए। पैराडाइज रीगेन्ड, पैराडाइज रीगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स। राइट, ये बी है। तो ये पूरा इसका टाइटल है। तो जब भी आप पैराडाइज रीगेन बोलें अपने मुंह से तो सिर्फ ये ना बोले पैराडाइज रीगेन, ये हैबिट डाल लीजिए कि आपको बोलना है पैराडाइज रीगेन्ड अ पोएम इन 4 बुक्स। तो आप कभी नहीं भूलोगे कि ये कितने बुक्स में है। इसमें 4 बुक्स हैं। राइट, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहली बार पब्लिश कब हुआ है। तो ये पहली बार पब्लिश हुआ है 1671 में। राइट, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आपको 20 क्वेश्चंस यहाँ फॉर्मेट में जरूर मिलेंगे, लेकिन आई प्रोमिस यू कि आपको 20 क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूँ वो जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा जरूरी है कि उनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने ये फैक्ट बताया आपको कि 1671 में ये पब्लिश हुआ है, तो अलॉन्ग ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे एग्जाम में कि पैराडाइज रीगेन कब पब्लिश हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें भी ध्यान देनी है जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर जॉन मिल्टन बॉर्न। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ कई बार प्लेस पूछ देता है या फिर डेट देकर पूछ देता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है 1608, बी है 1667, सी है 1690 या फिर डी है 1674। फटाफट से आंसर करेंगे आप मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन जो है वो एक इंग्लिश पोएट थे और उनका जो बॉर्न है यानी उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608। राइट, ब्रेड स्ट्रीट, ब्रेड स्ट्रीट लंदन यूके में। ठीक है, और इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जो इसका मंथ है और डेट है इसमें -1 आपने करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 नवंबर। ठीक है, और ईयर जो आपका हो जाएगा वो है 1674। ठीक है, बर्नहिल रो लंदन, ये आपको याद रखना है। एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस हमें लगता है बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्या है, कंफ्यूजन से इसमें मिस्टेक हो जाती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जितनी बार नजर के सामने से गुजरे ना उतना बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच पोइट मेड इलिस्ट्रेशंस फॉर एल पेंसरोसो। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो। इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, चित्रण। क्या मतलब होता है, चित्रण। तो आपसे पूछ रहा है किस पोएट ने
एल पेंसोरेशो का चित्रण। तो ऑप्शन क्या है, टी.एस. एलियट, मिल्टन, ब्लेक या फिर आपके शेक्सपियर, स्पेंसर महोदय, सॉरी शेक्सपियर नहीं, स्पेंसर महोदय। तो इसमें से आपको बताना है। तो देखिए, आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि जो विलियम ब्लेक हैं इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं, काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। अब क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं होता है, ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आप इसका मीनिंग समझ लीजिए कि क्रिटिसाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को क्रिटिक करें, किसी को उसके मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में बुरी बातें ही कहना। क्रिटिसाइजेशन मतलब होता है अच्छाई, यानी गुड एंड बैड दोनों के बारे में बात जब हम करते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिसाइजेशन, ठीक है। बुरी बातें जो केवल करता है वो अलग चीज है। तो यहाँ पर आपको क्या है, इन्होंने जो बोला है विलियम ब्लेक ने, इन्होंने क्या किया है, एक कल आपने इनका स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें इन्होंने बताया था कि जो जॉन मिल्टन है वो बिना जाने हुए, मतलब अननोइंगली वो क्या है, डेविल्स पार्टी से हैं, ठीक है। क्योंकि उनका मानना है कि ये इतना ज़्यादा डेविल को जिसे बोलते हैं, इतनी लाइंस इन्होंने प्रोवाइड की है अपने कैरेक्टर में, इतना मतलब अपने वर्क में इन्होंने इतना ज़्यादा बात की है इसके बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट रोल दिया है, इस वजह से ये बोलते हैं कि ये किसके, डेविल के पार्टी से हैं जॉन मिल्टन बिना जाने हुए। फिर उसके बाद इनका ये है कि इन्होंने, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलियम ब्लेक ने क्या किया है, इलिस्ट्रेशन किया है, मेड इलिस्ट्रेशन फॉर एल पेंसोरोसो, ठीक। अब इसका मीनिंग भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि एल पेंसोरोसो का मीनिंग क्या है। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है वो थॉटफुल मैन या फिर पेंसिव मैन आप बोल सकते हैं, ठीक। ये पोएम भी बहुत अच्छी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो लाइन्स हैं वो आपके एग्जाम में आती हैं तो उनको मैं कवर कराऊंगी, बहुत ही डिटेल से हम लोग कवर करेंगे। बस साथ बने रहिए, और साथ बने रहने के लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम के आने से पहले पहले मैं आपको जो फुल कोर्स है वो दूंगी डिटेल में, साथ ही साथ आपको PYQ एंड MCQ भी दूंगी, राइट। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है चैनल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच टेक्स्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपेयर, यानी कि किस टेक्स्ट में, किस वर्क में ये जो लाइंस हैं ये दिखाई देती हैं। Thou canst not touch the freedom of my mind, ये जो लाइन है ये कहाँ पर आई है, क्या ये ऑप्शन नंबर ए पैराडाइज में है, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में, या फिर कॉमस में, या फिर पैराडाइज रीगेन्ड में, ऑप्शन नंबर डी है एरियोपेगिटिका। अब आप बताएंगे कि किस में ये लाइंस जो हैं वो आई हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आपका, यानी कि ये जो कॉमस है जिसे आप बोलते हो कि ये एक मास्क है, क्या है, मास्क है, राइट, इन द ऑनर ऑफ चैस्टिटी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किसके ऑनर में है, तो इन द ऑनर ऑफ चैस्टिटी, राइट, ये आप ध्यान रखोगे। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, दाऊ का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, यानी कि आप मुझे कुछ करने से, कुछ कहने से, कुछ बोलने से रोक सकते हो, लेकिन क्या आप मेरे माइंड की फ्रीडम को रोक सकते हो, आप मुझे क्या मेरी इस फ्रीडम से रोक सकते हो कि मेरा माइंड फ्री है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो लाइन है ये किसकी है, ये कॉमर्स की है, जो कि जिसका जॉनरा की बात करें तो वो एक क्या है, मास्क है, राइट। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसका जॉनरा क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीट किया जाता है एग्जाम में कि जॉन मिल्टन स्टडीड एट, जॉन मिल्टन ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। ऑप्शन नंबर ए है कैम्ब्रिज, बी है ऑक्सफोर्ड, सी है यॉर्क और डी है डबलिन। कहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी की है, कर दिया आपने आंसर, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैम्ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए यानी कि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, इसमें पूछा है कितनी बुक्स आपसे जो है इसमें है, यानी ये जो वर्क है इसमें कितनी बुक्स हैं ये आपको बताना है।
इसके रिगार्डिंग जो फैक्ट है वो भी मैं आपको यहीं बता देती हूँ। हालांकि जब हम पैराडाइज लॉस्ट पूरा डिटेल में करेंगे, इसके चैप्टर वाइज समरी देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट लाइंस देखेंगे, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कैरेक्टर्स हैं जो भी पूछे जाते हैं, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एवरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जहां पे भी जॉन मिल्टन प्रेस्क्राइब्ड है, राइट। तो देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं इसके पहले आप इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी देख लो। एक्चुअली ये जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है, मैं शॉर्ट में ही लिखती हूँ, मेरी हैबिट है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट है तो मैंने PL लिख दिया, आप इसको कनेक्ट कर लो। धीरे धीरे आप मेरे साथ जब जुड़ोगे तो मुझे समझने लगोगे, मतलब इतना ज्यादा मैं नहीं लिखती हूँ, हैबिट नहीं है, तो इससे आप समझ आया करो। तो ये पैराडाइज लॉस्ट जो है आपका, ये क्या है, ये एक एपिक है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी सा फैक्ट है। ये एपिक है और रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस में लिखा गया है, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है। तीसरा फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि इसका जो फर्स्ट वर्जन है, यानी कि ये पहली बार कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1667 में, राइट, 1667 में विद 10 बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से याद रखिए, बार बार रिविजन कीजिए। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 1667 में आया था विद 10 बुक्स, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले इसमें 10 बुक्स थी, उसके बाद क्या किया गया, इसका जो सेकंड वर्जन आया बाद में, ठीक है, यानी जो सेकंड एडिशन आया वो आपका आया 1674 में विथ 12 बुक्स। कितनी बुक्स में आया, 12 बुक्स में आया। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। यानी एक क्वेश्चन से मैंने आपको देखो कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए, 1 2 3 5, ठीक है, और अपने आप में ये अलग क्वेश्चन है कितनी बुक्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यानी आपको लगभग मैंने 5 से 6 क्वेश्चन कवर कराए हैं। अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में लिख कर आता है कि पैराडाइज लॉस्ट में ओरिजिनली कितनी बुक है, ठीक है, ओरिजिनली कितनी बुक है, तो आप हमेशा आंसर करोगे 10 बुक्स, क्योंकि ओरिजिनली बात कर रहा है, इट मींस फर्स्ट एडिशन की बात कर रहा है। और अगर आपसे नॉर्मली ऐसे ही पूछता है कि कितनी बुक्स हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे 12 बुक्स। और एक और फैक्ट मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये जो 10 बुक्स हैं, इसके बाद ऐसा नहीं है कि मिल्टन ने 2 बुक्स और रिटन मतलब लिखा और उसको ऐड किया, ऐसा नहीं है। इन्हीं 10 बुक्स में से ही उन्होंने 2 बुक को उसका पार्ट किया था। जैसे कि 2 बुक है, उसको ही उन्होंने हाफ कर दिया था, यानी उसके ही 2 पार्ट बनाए थे, और उसके बाद उन बुक्स की संख्या कितनी हो गई थी, 12 हो गई थी। अब कौन कौन से बुक का पार्ट बनाया था, ये है आपका होमवर्क, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और नहीं, आपको नहीं पता है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको जो है जब ये डिटेल से पढ़ाऊंगी पैराडाइज लॉस्ट, और जब उस पार्ट की यानी उस बुक की समरी बताऊंगी, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक को इस तरह से जो डिवाइड करके बुक्स का नंबर्स जो है वो बढ़ाया गया था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये फैक्ट क्लियर होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, राइट। जॉन मिल्टन के द्वारा इनमें से कौन सी पोएम है जो कि कंपोज नहीं की गई है। तो बहुत ही ज्यादा, अगर आपने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी या उनका वर्क पढ़ा है तो इजीली आप उसको आंसर कर पाओगे। बहुत ही जिसे बोलते हैं इजी है ये, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हैं सब तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। सारे क्वेश्चंस को आपने स्टार मार्क करके बार बार रिविजन करना है, ताकि ये एग्जाम में अगर दिखाई पड़ जाए तो गलती से भी गलती ना हो, समझ रहे, गलती से भी गलती ना हो। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक आइडियल रूल, अगर हमको क्वेश्चन में कहीं भी नॉट दिख जाता है तो हम बड़ा सा सर्कल करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से हाईलाइटेड हो। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कंपोज्ड नहीं किया गया है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत ही फेमस वर्क है उनका, आपको पता है। उन्होंने जो है ये लिखा ही लिखा है। एल एलिग्रो हम बार बार पढ़ते हैं, जिसका मीनिंग होता है द हैप्पी मैन, राइट, द हैप्पी मैन, ये भी उनका ही वर्क है। एल पेंसोरोसो, इसका मतलब जस्ट मैंने अभी बताया, द पेंसिव मैन, ठीक है, द पेंसिव मैन, ये भी इनका वर्क है। तो कौन सा इनका नहीं है, इट मीन्स ट्रू लव इनका नहीं है। अब ट्रू लव इनका नहीं है तो साथ ही साथ हमको ये भी जानना है कि ये किसका है। तो ये है विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव। ये उनकी क्या है, सोनेट है।
ठीक है, विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट है। और अगर बात करें कि ये कौन सी सोनेट है, तो ये सोनेट नंबर 116 है। ठीक है, मैं एक चीज और आपको यहीं पर इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपको विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, यानी कि उनकी ट्रेजेडी हो गई, या फिर उनकी कॉमेडी हो गई, या फिर उनका हिस्ट्री प्ले हो गया, रोमन प्ले हो गया, ये सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको उनके सोनेट्स भी पढ़ाऊंगी। इट मीन्स उनकी सोनेट्स की जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, या जो सोनेट पूरा इंपॉर्टेंट होगा, उनको भी हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस जो है, जो मुझे देनी रहती है आप लोगों को, मैं इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में दे देती हूँ ताकि आपका टाइम किल ना हो और आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाए, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, विच इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। ठीक, एक्चुअली यहाँ पर ये गलत प्रिंट है, वही मैं बोल रही थी मैं क्या पढ़ रही हूँ। ये विच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात की जा रही है और पर्सन के लिए हम यहाँ विच नहीं बल्कि हु का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, यानी किसके बारे में ये कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मिल्टन, बी है सिडनी, सी है आपका किड, और डी है नैश। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन का आपको पता ही है जो बॉर्न है वो 1608 में है और इनकी डेथ है 1674 में। तो ये कवर करते हैं इस पीरियड को, इसलिए इन्हें लेट बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहा जाता है जॉन मिल्टन को। इनको चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड चाइल्ड ऑफ रेफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो और एक चीज और आप जान लीजिए कि ये जो जॉन मिल्टन है, इन्होंने क्या किया है, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में भी अपना योगदान दिया है। और इनका जो वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडस, कॉमर्स, ये सब क्या है, इंग्लिश लिटरेचर की देन है, यानी इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को ये देन दी है, राइट। तो आप इन सारी चीजों को भी याद रखोगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is a pastoral elegy? ठीक है, तो जब आप एलिजी पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको लगभग 20 या उससे ज्यादा ही राइटर और उनकी जो एलिजीज हैं उनके लिस्ट दूंगी, और उन्होंने कितनी एलिजी, मतलब उनका जो कलेक्शन है उसमें कितनी एलिजी हैं, वो कब पब्लिश हुई हैं, कब आई हैं, वो दूंगी। इसको आप अगर याद कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके राइटर जो हैं ये आपके कोर्स में है, इस वजह से आपको इनका थोड़ा डिटेल नॉलेज होगा, लेकिन जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर एलिजी से बन रहा है तो इस तरह के जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी वहां से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इस सीरीज को भी जरूर देखिएगा, जो कि मैं आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कंप्लीट कराऊंगी, राइट। चलिए, तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो पास्टोरल एलिजी है। ऑप्शंस देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, फटाफट से मुझे आंसर कीजिए। 29 का आंसर दीजिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, और कल इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था कि जो लिसिडस है ये एक पास्टोरल एलिजी है, और इन्होंने अपने फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड जो एडवर्ड किंग है, उनको ये डेडिकेट किया है। ठीक है, और ये 1637 में जो है वो रिटन है। एंड अगर बात किया जाए इसके पब्लिशिंग ईयर की, तो ये पहली बार जो एलिजी का उनका कलेक्शन था उसमें आया था 1638 में। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 है, Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज तो आप इतना ये समझ लीजिए कि जैसे आप किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की बायोग्राफी याद करते हो, पढ़ते हो, उनकी इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ते हो ना, उतना ही इंपॉर्टेंट, या कह लीजिए उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अदर्स राइटर्स ने उनके ऊपर कॉमेंट किया होता है, या जो क्रिटिक्स होते हैं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो किसी अच्छे वर्क या पर्सनली उनके ऊपर होते हैं तो वहां से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ढूंढ कर उनको कलेक्ट करना है, लिखना है और लर्न करना है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या है। क्या वो ड्राइडन है,
ऑप्शन नंबर बी ब्लैक हैं, सी जोसेफ एडिसन है, या फिर सैमुअल जॉनसन है। कौन है जिन्होंने कहा है, जिन्होंने फर्स्ट ये सजेस्ट किया है कि सैटर्न को जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का रियल हीरो होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप सही गेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली किसने बात की है, तो ब्लेक ने बात की है। ठीक है, इनका तीसरा फैक्ट जो है इनसे रिलेटेड हम देख रहे हैं विलियम ब्लेक से, जो कि जॉन मिल्टन या उनके वर्क के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिल्टन कंपोज्ड एरियोपैगिका इन, यानी यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछ लिया, इस वर्क का जॉनर पूछ लिया, जॉनरा पूछ लिया, राइट। इसीलिए मैं कहती हूँ आप कोई भी वर्क पढ़िए तो उसका रिटन पब्लिश ईयर पढ़ने के साथ साथ उसका जॉनरा जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या वो पोइट्री है या फिर प्रोज है या फिर ऑप्शन नंबर सी ड्रामेटिक फॉर्म है या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल राइट हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये एक प्रोज वर्क है। और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके बारे में है, यानी ये क्या बात करता है, तो जो एरियोपैगिका है ये मैंने आपको बताया था, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। ठीक है, ये बहुत ही इनका फेमस है वर्क है, जिसे आप ये भी बोल सकते हो, ऑप्शन में कहीं कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है कि लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंसिंग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में ये बात करता है। ये आ सकता है, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा हुआ आ सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखा हुआ आ सकता है, ये सारी चीजें लिखी हुई आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, राइट। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। ये क्या बोल रहा है, व्हाट इम्पेल्ड मिल्टन द प्यूरिटन टू एम्प्लॉय द मास्क एंड कंपोज कॉमर्स। ठीक है, क्या उनको एम्प्लॉय करता है मास्क और कॉमर्स को कंपोज करने के लिए? देखिए कॉमर्स कंपोज करने के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, टू रीयूजर इन मास्कुलेटिंग इनटू द प्यूरिटन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी है टू एम्फसाइज द वर्च्यू ब्रैकेट में ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर डिबॉचरी इन द कोर्ट। सी है आपका टू शोकेस हिज आर्टिस्टिक एबिलिटी एज अ ड्रामेटिस्ट, ये करने के लिए। ठीक है, या फिर टू सेलिब्रेट द एलिवेशन ऑफ एन अर्ल टू लॉर्ड, या अपने लॉर्ड को प्रदर्शित करने के लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये, या फिर टू प्रूव दैट हिज जीनियस इंक्लूड्स दिस स्किल टू, यानी उनकी जीनियस जो है, यानी उनकी जो बुद्धिमानी है वो इस स्किल को भी रखती है। तो क्या है, क्या इम्पैक्ट करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राइट, कि ये एम्फसाइज, ये जोर देने के लिए कि जो वर्च्यू है, वर्च्यू मीन्स क्या होता है, गुड, राइट। तो ये जो वर्च्यू है ओवर, इसका भी आपको जो मीनिंग है वो मैं बता देती हूँ, ताकि इससे क्या होगा आप भूलोगे नहीं एग्जाम में। भ्रष्टाचार आप बोल सकते हो या भद्र बोल सकते हो। ठीक है, भद्र बोल सकते हो, ये इसका मतलब होता है भद्र आचरण। ठीक, तो कोर्ट में जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है या जो भद्र आचरण है उस पे वर्च्यू को एम्फसाइज करने के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है CGPSC यानी छत्तीसगढ़ PSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 2017 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए इसमें क्या पूछ रहा है, विच एपिक convention that Milton followed in Paradise Lost is missing in this list, यानी कि मिल्टन ने कौन से एपिक कन्वेंशन का यूज किया है पैराडाइज लॉस्ट में, जो कि यहाँ पर इस लिस्ट में मिसिंग है। ये जो लिस्ट दी हुई है एपिक कन्वेंशंस की, इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो उन्होंने यूज की है लेकिन मिसिंग है, राइट। तो पहले तो ये कन्वेंशन हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नोबल थीम, इन्वोकेशन टू म्यूज,
इसको मैं मतलब आपको क्लियरिफाई भी करती चलती हूँ, क्योंकि एक बार मैं पढ़ूंगी फिर क्लियरिफाई करूंगी तो आपका टाइम किल होगा। तो नोबल थीम का मतलब है क्या उन्होंने अपने प्ले में एक नोबल थीम ली है? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने अपने प्ले में एक नोबल थीम के बारे में बात की है। इन्वोकेशन टू म्यूज, यानी ये जब प्ले ओपन होता है, प्ले मैं बोल रही हूँ, प्ले मतलब समझ लीजिएगा, एपिक की बात कर रही हूँ, हैबिट है थोड़ा सा उसके लिए निकलता है, अदरवाइज इस एपिक को एक्चुअली मैं एपिक ही बोलती हूँ, ज्यादा बेटर होगा। तो इस एपिक में जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, यानी म्यूज के आवाहन से स्टार्ट होता है। इसमें हीरोइक फिगर की बात की गई है, जी हाँ बिल्कुल, उनके डेवलपमेंट की बात की गई है। और ये जो प्ले है वो मीडिया क्रेस इसको बोलते हैं, यानी कि इसकी जो बिगिनिंग है वो मिडिल से होती है, यानी जो स्टोरी स्टार्ट होती है जब सैटर्न जो है वो नीचे गिरता है हेल में, तब से ये इसकी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है, बाद में फिर वो पूरी कनेक्ट की जाती है। तो इसको आप बोलते हो, इस तरह की ओपनिंग को आप बोलते हो मीडिया क्रैश। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरह की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, तो मीडिया क्रैश बोलते हैं। तो बिल्कुल ये भी है। एलिवेटेड स्टाइल एंड डिस्क्रिप्शन है, इम्प्रेसिव कैटलॉग है, वॉर लाइक स्पीचेस हैं, बिल्कुल है वॉर लाइक स्पीचेस। सुपर नेचुरल मशीनरी है, यूज ऑफ सुपर नेचुरल एनालिजेंस है, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, ये उन्होंने यूज की हैं। ये एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा उन्होंने यूज किया है, लेकिन इस लिस्ट में गिवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये नहीं कि यूनिटी ऑफ एक्शन उन्होंने यूज किया है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन एक प्लेस की बात करता है, यूनिटी ऑफ प्लेस, लेकिन ये जो यूनिटी ऑफ एक्शन है ना, वो एक्चुअली कोई ऐसा काम है जो हो रहा है और उसका प्रभाव एक साथ पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि इन्होंने यूज तो किया है 3 प्लेसेस का, आप देखो हेवन, हेल एंड अर्थ का। ठीक है, हेवन, हेल एंड अर्थ का यूज किया है, लेकिन ये जो दिखाना चाह रहे हैं, क्या ये शो करना चाह रहे हैं? टू जस्टिफाई है ना, वेज ऑफ मैन, यही तो वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, यही तो वो बता रहे हैं ना, इसी पे तो पूरी मतलब आप कह लीजिए इसकी थीम ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो क्या रिफर करता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंसिडेंट्स को रिफर करता है, यानी जो इंसिडेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन है या नहीं, लिंक हो रहे हैं या नहीं, और उनका एक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, ये इसको जो है प्रेजेंट करता है, शो करता है, और ये चीज यहाँ पर है, जो पूरी घटना है वो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कनेक्ट होकर ही पूरी ये इफेक्ट जो है वो बनती है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो बिगनिंग, मिडिल और एंड में पूरा जो इसका कॉज है, जो मतलब एक दूसरे से रिलेशन है, वो पूरा शो होता है। तो वो इस लिस्ट में नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमने कोशिश की है आपको पूरा समझाने की। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट, ये लाइन पूछी गई है आपकी, किस वर्क से है, while the still morn went out with slandry grey, ये कहां से है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है एल एलिग्रो, ऑप्शन बी है एल पेंसरोसो, ऑप्शन सी है कॉमस, ऑप्शन डी है लिसिडस। तो ये किसकी लाइन है, ये आपको बतानी है फटाफट से, फटाफट आप मुझे आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये लिसिडस की लाइन है। ठीक है, लिसिडस के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि एडवर्ड किंग के को डेडिकेटेड है, पास्टोरल एलिजी है, 1637 में लिखी गई है। ये सारे फैक्ट आपको बता दी हूँ, फिर भी रिपीट कर दिया ताकि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। तो ये जो लाइन है ये कहाँ दिखाई देती है, इसी वर्क पे उनके शो होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्टडी द लाइन फ्रॉम मिल्टन सोनेट एड्रेस टू द नाइटिंगेल, ये इनका एक वर्क है जिसमें ये जो लाइन है वो एड्रेस की गई है, और ये एक कैसा वर्क है, ये एक सोनेट है, यानी इसका जॉनरा क्या है, सोनेट है। अब लाइन्स पढ़ लेते हैं, ये 2 लाइन्स हैं। ठीक है, लाइन्स क्या है, नाउ टाइमली सिंग द रूड बर्ड ऑफ हेट foretell my hopeless tomb in some grove nigh। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका मेन क्वेश्चन ये है, राइट, व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ हेट, यानी यहाँ पर ये जो रूट वर्ड ऑफ हेट वर्ड आया हुआ है ना, तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये वर्ड किसके लिए आया है। तो उसके लिए आपको समझना होगा इसके बारे में, लेकिन इससे पहले ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है नाइटिंगेल, बी है आउल, सी है स्पैरो, डी है कुकू और ई है रेवन, राइट।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक्चुअली ये जो ओ नाइटिंगेल इनका सोनेट है, ठीक है, ये मिल्टन का सोनेट है, ये क्या प्रेजेंट करता है, ये एक कंट्रास्ट प्रेजेंट करता है टू बर्ड्स के बीच में। क्या प्रेजेंट करता है, एक कंट्रास्ट प्रेजेंट करता है टू बर्ड्स के बीच में, किसके किसके, नाइटिंगेल एंड कुकू बर्ड्स के बीच में, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इसके थ्रू, मतलब कॉन्ट्रास्ट एंड स्ट्राइफ यानी संघर्ष और जो विरोधाभास है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, इनको सिंबलाइज करते हुए किसके बीच में, लव और हेट के बीच में, लव और हेट के बीच में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो रूट वर्ड सिंबल बनाया गया है, यानी कि रूट वर्ड ऑफ हेट जो आया है वो किसके लिए आया है, वो कुकू बर्ड के लिए आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। Through which work does Milton intend to justify the ways of God to men? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि किस वर्क के थ्रू उन्होंने ये बताया है, इंटेंट क्या है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, मैं इसका राइट आंसर ही बताती हूँ क्योंकि बहुत इजी है, कई बार बताया भी है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की ही ये थीम है, उसमें ही इन्होंने क्या किया है, इसको बताने का प्रयास किया है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ मिल्टन्स डाइवर्जेंस फ्रॉम द पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन कंसर्न्स नॉट ऑन इम्प्लाइड और द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट ऑल्सो, ठीक है, ये एक रीजन था, उसके अलावा आपसे पूछ रहा है, लेकिन और क्या। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट पॉज एट द एंड ऑफ द फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन में जो स्लाइट पॉज होता है वो रीजन था, या फिर हाउ द राइम ऑफ द ऑक्टेव कैरीड ऑन इनटू द सेस्टेट विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, बिना ब्रेक के जो सेस्टेट लाइन है वो कैरी आउट हो जाती है, या फिर सी जो है द रिजेक्शन ऑफ द आइडलीज लव पोएट्री ट्रेडिशंस ऑफ द एलिजाबेथियंस। डी ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ मिल्टोनिक सिमिलीज एंड इमेजेस। बताइए क्या है इसका रीजन। कर रहे हैं आप कमेंट, चलिए बताइए। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस मतलब होता है अलग होना, अलग होना किससे, फ्रॉम पेट्रार्कन सोनेट ट्रेडिशन से, ठीक है, और उसका कंसर्न क्या था ये आपको बताना है, और दूसरा आपसे पूछा है, ठीक, कंसर्न नॉट टू इम्प्लाइड और द ओकेजनल नेचर ऑफ हिज सोनेट बट ऑल्सो। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि द रिजेक्शन ऑफ आइडलीज लव, आइडियलिक लव, सॉरी आइडलीज नहीं, आइडियलिक लव पोएट्री ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथियंस। ठीक, एक टाइम पीरियड था जो कि आप कह सकते हो 1630 से लेके 1640 तक का जो टाइम पीरियड था, उस समय एक पॉलिटिकल ओपिनियन जिसे कह लीजिए, या आप कह सकते हो कि इस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ पर उस समय फॉर्म हो रही थी कि पोलराइजेशन हो रहा था, और वो पोलराइजेशन क्या था, जो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे, राइट, किंग चार्ल्स फर्स्ट एक, और दूसरी तरफ जो प्यूरिटन्स थे यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल के आप कह सकते हैं समर्थक, तो ये क्या हो रहा था, पोलराइजेशन हो रहा था, और उसी समय एक ग्रुप जो है वो फॉर्म होकर आया था, जो कि जिसे आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ मोनार्किस्ट कलेक्टिवली जिनको कहा जाता था। क्या आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको इसको डिटेल से पढ़ना भी है। कैवलियर पोएट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्म हो रहे थे, और इनमें कौन कौन थे, लवलेस थे, सकलिंग थे, ठीक, ये लोग थे, ये सब लोग जो है ये कैवलियर पोइट्री उस समय क्या हो रही थी, फ्लरिश हो रही थी, लेकिन जो मिल्टन थे वो इससे क्या थे, दूर थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी में ही। नेक्स्ट है आपका, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरेब
रेफर्स, स्टार्टिंग की जब आप लाइंस पढ़ते हो ना पैराडाइज लॉस्ट की, जो स्टार्टिंग लाइंस है यानी इंट्रोडक्शन लाइंस जो है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे इन्वोकेशन ऑफ म्यूज है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज है, तो वहां पर ये आता है, ये वर्ड आता है ओरेप। तो पूछा जा रहा है कि ये किसको रेफर किया गया है, कि ये किसके लिए है, क्या स्पिरिट या फिर सियोल, ऑप्शन नंबर बी सी है माउंटेन ओरेप, या फिर ऑप्शन नंबर डी एवनी, किसके लिए है, बताइए, एवोनियन के लिए है, स्पिरिट के लिए है, सियोल के लिए है, या फिर माउंटेन होरेप के लिए है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि माउंटेन होरेप की बात हो रही है। यहाँ पर आपका जो ये स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया ही, ये किससे स्टार्ट होता है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज से स्टार्ट होता है, इन्वोकेशन से स्टार्ट होता है माउंट सीएल से, जो कि ये जो है आपका माउंट होरेप, ये किसके पास है, माउंट सेल के पास में है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे पूछा गया है कि किस, इन विच वर्क ऑफ मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर, डेलिला अपीयर, डेलिला जो है, ये डेलिला किस में आती है, क्या वो पैराडाइज लॉस्ट की कैरेक्टर है, या फिर लिसिडस की, या फिर सैमसन एगोनिस्ट की, या फिर कॉमस की। चलिए आंसर करिए फटाफट से, और साथ ही साथ मुझे आप ये भी इन्फॉर्म करिएगा कि मैंने आपसे पूछा था कि ये राइटर्स कवर कराने के बाद पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाऊं, या फिर लिटरेरी टर्म्स कवर कराऊं, या फिर और क्या था एक टॉपिक आपका, क्या है आप बताओ, फिगर ऑफ स्पीच, राइट, फिगर ऑफ स्पीच कवर कराऊं, या फिर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कवर कराऊं। तो इन चारों टॉपिक्स में से आप क्या चाहते हो कि कौन सा टॉपिक मैं पहले उठाऊं इन ऑथर्स के बाद। तो चलिए इसका राइट आंसर आई होप आपको पता होगा, इसका आंसर है सैमसन एगोनिस्ट, और सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन की वाइफ होती है ये डेलिला, ठीक है, ये इसकी वाइफ होती है। तो ये कैरेक्टर ऑप्शन नंबर सी का है। आगे बढ़ते हैं और अपना इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, यानी अपनी जो ये ब्लाइंडनेस की स्टेट है इसमें मिल्टन खुद को किससे कंपेयर नहीं करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्लाइंड, थेमेसिस ब्लाइंड, मियोनिडिस, टायरिसिस एंड फेनियस, या फिर लिसिडस, किसके साथ ये खुद को कंपेयर नहीं करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से दे देती हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चंस की सीरीज है ना, ये मैं आपको भले 20-20, 40-40 या 50-50 क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन एट लास्ट एक मैराथन के रूप में मैं पूरे क्वेश्चंस का इकट्ठा सीरीज आपको दे दूंगी। तो एग्जाम में क्या है, आपको बार बार जो वीडियोज हैं वो ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एक ही वीडियो आप क्लिक करोगे और सारे क्वेश्चन को एक बार में देख लेंगे। ऐसा ही मैं सभी राइटर्स और सभी जो चीजें पढ़ाऊंगी कैटेगरीज के साथ करूंगी कि आपको छोटे छोटे वीडियोज में मिल जाएंगे। अगर आपको छोटे वीडियोज देखने में अच्छे लगते हैं तो आप वो देख सकते हो, अदरवाइज इनका जो मैराथन है वो भी मैं क्या करूंगी, डाल दूंगी, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए इसका आंसर आई होप आपने बता दिया होगा और वो करेक्ट भी होगा। तो इन्होंने अपने आप को लिसिडस से कंपेयर नहीं किया है, क्योंकि जो लिसिडस है ये इन्होंने किसके लिए लिखी है, किसको डेडिकेट करते हुए, अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को। क्लियर, आई होप। कहीं कोई कंफ्यूजन है, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया, या कोई भी टॉपिक में पढ़ाती हूँ नहीं आपको समझ में आता है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपसे ये कहूंगी कि साथ ही साथ आप एक काम और करिए, आप मुझे सजेशन भी दे दीजिए कि आपको लगता है अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं उस पर वर्क करूंगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आपको पसंद आता है मेरा तरीका, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे क्या, सभी काम करने वाले जो भी यूट्यूब पे लोग वर्क कर रहे हैं उनको ये मोटिवेशन देता है। तो ज़रूर इसे हिट करिएगा। ये आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होगी, कुछ सेकंड्स की चीज़ होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन, एक फूड की तरह काम करता है, एनर्जी देता है हमें। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी लाइफ के साथ साथ और लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी ऐड करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।